नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान राज्यपाल और उपराज्यपाल 2026 देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए उत्तर और मध्य भारत से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो जहां नामों के भीतर ही उनका रहस्य छिपा है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर राज्य के लिए एक छोटी सी मानसिक फिल्म बनानी होगी? बिल्कुल, जैसे हरियाणा को ही ले लो। हरियाणा, वहां का नाम सुनते ही तो सबसे पहले खेल, अखाड़ा और मेडल जीतने का जज्बा सामने आता है, एकदम सटीक। और इसी जज्बे से हमारी पहली ट्रिक बनती है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष। अब अगर हम घोष शब्द को थोड़ा सा बदलकर जोश कर दें, अरे वाह, घोष को जोश बना दिया। हाँ, तो कहानी खुद ब खुद बन जाती है कि हरियाणा के युवाओं में मेडल लाने का असीम जोश होता है। जब भी एग्जाम में असीम कुमार घोष का नाम दिखेगा तो वो असीम जोश के जरिए सीधे हरियाणा से जुड़ जाएगा। ये तो बहुत लॉजिकल है। मतलब घोष को जोश से जोड़ना आसान भी है ना? लेकिन 2026 में जो बिल्कुल नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में, वहां क्या लॉजिक काम करेगा? क्योंकि नए नाम तो और भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नए नामों के लिए ना हमें उनके शाब्दिक अर्थ में जाना चाहिए। देखो, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं कविंद्र गुप्ता। अब कविंद्र शब्द में कौन सा शब्द छिपा है? ओ, कवि। बिल्कुल, कवि छिपा है। और एक कवि की कल्पना हमेशा कहाँ घूमती है? प्रकृति, ऊंचे पहाड़ और हिमालय की वादियों के इर्द गिर्द। कवि और हिमालय का तो बहुत ही गहरा संबंध है। मतलब कविंद्र गुप्ता का कवि सीधे हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश की ओर इशारा करेगा। ये तो बहुत ही शांत और सुंदर सी ट्रिक है। हाँ, और याद भी रहती है। पर परीक्षा में सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब दो राज्यों के नाम मिलते जुलते हों, लाइक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दोनों उत्तर से शुरू होते हैं। यहां ये शब्दों का खेल कैसे काम करेगा? ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को सुलझाने के लिए ना हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेंगे। मान लो तुम्हारे सामने जीवन का कोई बहुत कठिन प्रश्न आ जाए और उसका उत्तर ना मिल रहा हो, तो कोई भी इंसान क्या करेगा? जाहिर है वो किसी ज्ञानी या मार्गदर्शक के पास जाएगा। बिल्कुल, और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उनके नाम में गुरु शब्द आता है। अच्छा, तो ट्रिक ये बनी कि जब प्रश्न का उत्तर यानी उत्तराखंड न मिले तो गुरु के पास जाएं यानी गुरमीत सिंह। एकदम सही, मैं समझ गया। प्रश्न का उत्तर ना मिले तो गुरमीत सिंह के पास जाना है। लेकिन अगर उस कठिन प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब क्या होगा? तब तो स्वाभाविक सी बात है, मन को बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। और बस यही उत्तर प्रदेश की ट्रिक है। सही उत्तर मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ गया। मतलब एक ही कहानी से दोनों उत्तर वाले राज्यों का कंफ्यूजन हमेशा के लिए साफ हो गया। हाँ, उत्तर ना मिले तो गुरु यानी गुरमीत सिंह, और उत्तर मिल जाए तो आनंद यानी आनंदीबेन पटेल। इससे रटने की झंझट ही खत्म। बिल्कुल खत्म। अच्छा, अगर हम राजस्थान की तरफ देखें, वहां के राज्यपाल हैं हरि भाऊ किशन राव बागड़े। अब इतना लंबा नाम, मतलब परीक्षा के तनाव में से देखकर ही घबराहट हो सकती है। देखो, लंबे नामों का ना एक बड़ा फायदा ये होता है कि उनमें कीवर्ड्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। राजस्थान को अगर हम राजा का स्थान मान लें, ठीक है, राजा का स्थान, तो पुरानी कहानियों में भी हम देखते हैं कि अगर किसी को राजा का स्थान चाहिए तो उसे कड़ी तपस्या करके हरि यानी ईश्वर का भजन करना पड़ता था। और हरि भाव में हरि शब्द सबसे पहले आता है। का नाम जपना होगा, ये भी एक बहुत सॉलिड विजुअल है। और मध्य प्रदेश का क्या? वहां के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इसमें तो कोई सीधा कीवर्ड नजर नहीं आ रहा। अरे, इसमें तो बहुत ही सीधा और आसान कीवर्ड है। मंगू शब्द को पकड़ो। अंग्रेजी के एम अक्षर से मंगू शुरू होता है और एम से ही मध्य प्रदेश। अच्छा, एम से मंगू, एम से मध्य। हाँ, या फिर इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि मंगूबाई हमेशा मध्य यानी बिल्कुल बीच में रहना पसंद करते हैं। ये तो सच में बहुत आसान है। मंगू और मध्य का सीधा कनेक्शन है। लेकिन इसके ठीक बगल में छत्तीसगढ़ है। वहां के राज्यपाल रमन डेका का नाम थोड़ा अलग लगता है। क्या डेका शब्द से कुछ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हमारा दिमाग ना ध्वनियों को बहुत जल्दी पकड़ता है। डेका शब्द बोलते ही वो डाका शब्द की ध्वनि आती है। डाका? लाइक चोरी वाला डाका? हाँ, वही। अब जरा सोचो, अगर किसी को कोई बड़ा डाका डालना हो तो क्या वो अकेला ये काम कर सकता है? नहीं, अकेले तो मुश्किल है। बहुत मजबूत गढ़ चाहिए और कम से कम 3600 लोगों की पूरी फौज चाहिए। अरे क्या बात है,
डाका यानी डेका डालने के लिए पूरा गढ़ और 36 लोग चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़। ये तो बहुत ही रचनात्मक है। सच में ये अजीबोगरीब कहानियां दिमाग में छप जाती हैं। यही तो ट्रिक है। अच्छा, उत्तर भारत में एक राज्य और बचता है, पंजाब। वहां के लिए भी कोई ऐसी विजुअल ट्रिक है क्या? वहां के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं। पंजाब के लिए ना हमें एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य की कल्पना करनी होगी। पंजाब शब्द में पंजा यानी हाथ का पंजा छिपा है। हाँ, पंजा तो है। अब कल्पना करो कि किसी ने अपने पंजे में एक बहुत ही सुंदर गुलाब को कसकर पकड़ा हुआ है, लेकिन गुलाब के साथ हमेशा कांटे होते हैं। तो पंजे में गुलाब पकड़ेंगे तो कटारिया यानी कांटे तो चुभेंगे ही। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट जोड़ना जरूरी है। अच्छा, कौन सी? गुलाबचंद कटारिया जी ही वर्तमान में चंडीगढ़ का भी कार्यभार संभालते हैं। ओहो, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए अब हम उस क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सिरदर्द बनता है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत। चलो पहले बिहार से शुरू करते हैं। ठीक है। बिहार के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। अब हसनैन इस नाम से क्या कहानी बन सकती है? बिहार में तो हार शब्द आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। बिहार में शब्द है हार, और हसनैन को हम थोड़ा सा बदलकर हसीना कह सकते हैं। अब कल्पना करो कि कोई बहुत ही कीमती हार किसी हसीना को दिया जाता है और वो उसे पाकर बहुत खुश होती है और हंसती है। ओहो, हसनैन में हंसना भी छिपा हुआ है। हार, हसीना और हंसना, ये तो बहुत ही रंगीन तस्वीर है जो आसानी से याद रहेगी, है ना? इसके ठीक बगल में झारखंड है। वहां के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। यहाँ क्या लॉजिक लगाओगे? गंगवार से गैंगवार। एकदम सही। गंगवार को सीधे गैंगवार से जोड़ देना है। जब कहीं गैंग वॉर या बहुत भयंकर गोलाबारी होती है तो आम इंसान अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भागता है? वो आसपास के झाड़ झंकाड़ में छुप जाता है। झाड़ से बन गया झारखंड। गैंगवार से बचने के लिए झाड़ में छुपना, ये तो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा हो गया। कोई भी गंगवार और ऑप्शन देखेगा तो दिमाग तुरंत झाड़ और झारखंड की तरफ ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। पश्चिम बंगाल के लिए क्या लॉजिक है फिर? पश्चिम बंगाल के लिए जो ट्रिक है वो सीवी आनंद बोस या आर.एन. रवि के संदर्भ में आती है, क्योंकि यहाँ अक्सर प्रभार बदलते रहते हैं। अगर हम आर.एन. रवि को लें तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि रवि नाम का एक व्यक्ति हमारे बगल में रहता है। बगल और बंगाल दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये तो ध्वनि पर आधारित बहुत अच्छी ट्रिक है। और ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति के लिए क्या तरीका है? ओडिशा का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पुरी का ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर और वहाँ का हरा भरा तट। हाँ बिल्कुल। वहाँ साक्षात हरि के दर्शन होते हैं। तो ट्रिक यही है कि ओडिशा के तट पर हरि के दर्शन होते हैं। हरि बाबू कंभमपति सीधे ओडिशा से जुड़ गए। क्या बात है। अब उन पूर्वोत्तर के राज्यों पर आते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम तो अपनी शांत वादियों के लिए जाना जाता है, और वही हमारी ट्रिक का आधार भी है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति सिक्किम की उन शांत वादियों में गया है। वहां जाकर जब वो ओम का जाप करता है तो उसे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। सिक्किम, ओम और प्रकाश, ये बहुत ही शांत सी छवि बन गई। असम के लिए भी कोई ऐसी ही कहानी है क्या? असम के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के लिए ना थोड़ी एक्शन वाली कहानी है। असम को आसमान से जोड़ देना है। अब याद करो रामायण का वो दृश्य जब लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया था। अच्छा, जब उन्होंने आसमान की तरफ देखकर गुस्से में अपना तीर निकाल लिया था। बिल्कुल। तो आसमान यानी असम और लक्ष्मण का गुस्सा। आसमान और लक्ष्मण का तीर, सच में ये विजुअल्स बहुत मजबूत है। अब अरुणाचल प्रदेश की बारी। वहां के राज्यपाल का नाम बहुत लंबा है, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। नाम भले ही लंबा हो, लेकिन हमें सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ना है। अरुणाचल में 2 शब्द हैं, अरुण और आंचल, और परनायक शब्द को हम परखना से जोड़ेंगे। अरुण, आंचल और परखना। हाँ, एक कहानी बनानी है कि अरुण हमेशा आंचल को परखना, यानी परनायक चाहता है कि वो सही है या नहीं। अरुण, आंचल और परखना, ठीक है। अब प्लीज उन 3 M वाले राज्यों का डर दूर कीजिए, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। पहले मणिपुर की बात करते हैं। वहां के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। देखो, अगर किसी इंसान को जीवन में अजय यानी अजेय बनना है, जिसे कोई भी कभी हरा ना सके, तो उसे क्या चाहिए? पुरानी फैंटेसी कहानियों के अनुसार अजय बनने के लिए किसी जादुई मणि की जरूरत होती है। ओहो,
मणि होगी तभी कोई अजय बनेगा, मतलब मणिपुर और अजय कुमार भल्ला, ये तो शायद ही कभी भूलेगा। और मिजोरम, वहां के राज्यपाल जनरल वीके सिंह है। मिजोरम के लिए जनरल शब्द को जंगल से राइम कराना है। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में, खास तौर पर मिजोरम में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, तो जनरल से बना जंगल और घने जंगल से याद आएगा मिजोरम। मणि से अजय और जंगल से मिजोरम। अब मेघालय बचा। मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। मेघालय का अर्थ ही है मेघों का घर, यानी जहां भारी बारिश होती है। अब वो भारतीय संस्कृति में जल या नदी का सबसे पवित्र स्रोत किसे माना जाता है? भगवान शंकर की जटाओं से ही तो गंगा निकलती है। बिल्कुल, तो जहां शंकर होंगे वहीं मेघ और जल होगा। विजय शंकर, मेघालय। शंकर जी की जटाएं और मेघालय की भारी बारिश, क्या बात है। नागालैंड और त्रिपुरा को कैसे याद रखा जाए? नागालैंड के राज्यपाल हैं नंद किशोर यादव। ट्रिक ये है कि एक नाग जब छोटा होता है तो उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब वो किशोर यानी बड़ा हो जाता है तो वो फन मारता है और खतरनाक हो जाता है। किशोर नाग, हाँ ये सही है। और त्रिपुरा के राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। अगर किसी को कहीं तुरंत यानी त्रिपुरा जाना हो तो ऐसे ही नहीं निकला जा सकता। इंद्र की सेना लेकर बिल्कुल रेडी यानी रेडी होना पड़ेगा। तुरंत जाने के लिए इंद्र की सेना के साथ रेडी रहना होगा। किशोर नाग और रेडी होना, ये कहानियां परीक्षा हॉल में बहुत काम आने वाली हैं। रटने की बजाय ये तस्वीरें दिमाग में छप रही हैं। यही हमारा मकसद भी। चलिए अब दक्षिण और पश्चिमी भारत की तरफ रुख करते हैं। यहाँ परीक्षा बनाने वाले अक्सर एक गूगली फेंकते हैं, जिसे अतिरिक्त प्रभार या एडिशनल चार्ज वाले सवाल कहा जाता है। अक्सर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है। इन सवालों की तैयारी कैसे की जाए? ये परीक्षा सेट करने वालों का सबसे पसंदीदा ट्रैप है। एग्जामिनर ये जांचना चाहता है कि कैंडिडेट सिर्फ पुरानी लिस्ट रटकर आए हैं या वे वर्तमान घटनाओं से अपडेटेड भी हैं। हाँ, ये तो है। और मार्च 2026 में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है जो दक्षिण भारत से जुड़ा है, और हर कैंडिडेट को इसे प्रमुखता से ध्यान में रखना चाहिए। ये केरल और तमिलनाडु का मामला है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है क्योंकि ये तो परीक्षा में जरूर आ सकता है। बिल्कुल। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को ये जिम्मेदारी दी गई है। हमारी ट्रिक क्या थी? अर्लेकर को अकेला से जोड़ना है। अकेला? हाँ। अब कल्पना करनी है कि राजेंद्र कभी अकेला यानी अर्लेकर केरल नहीं जाता, तो अगर वो अकेला नहीं जाता तो क्या करेगा? वो साथ में किसी को लेकर जाएगा? बिल्कुल, वो साथ में तमिलनाडु का भी अतिरिक्त प्रभार लेकर जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही चतुराई से बनाया गया लॉजिक है। राजेंद्र अकेला यानी अर्लेकर नहीं जाता, वो केरल और तमिलनाडु दोनों को साथ लेकर जाता है। एक ही ट्रिक से राज्य भी याद हो गया और अतिरिक्त प्रभार का कंफ्यूजन भी दूर हो गया। ऐसे ट्रिकी सवालों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ के राज्यपाल है S अब्दुल नजीर। इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। क्या है? अंधे व्यक्ति को दुनिया में कुछ नजर यानी नजीर नहीं आता। अंधा से आंध्रा और नजर से नजीर। ये तो सीधा सीधा कनेक्ट हो गया। और तेलंगाना, वहां के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल हैं। तेलंगाना के लिए ट्रिक है कि अगर किसी को भगवान शिव जैसा प्रताप चाहिए, अपना दिमाग तेज करना है, तो उसे अपने सिर में तेल यानी तेलंगाना लगाना पड़ेगा। शिव का प्रताप चाहिए तो तेल लगाओ। ये तो किसी पुरानी दादी नानी के घरेलू नुस्खे जैसा लग रहा है। हाँ, पर काम करता है। और कर्नाटक के लिए क्या नुस्खा है? वहां के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जीवन में अक्सर देखा जाता है कि कुछ चंद लोग ही होते हैं जो बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। नाटक से बना कर्नाटक और चंद से बना थावरचंद। चंद लोग बहुत नाटक करते हैं। ये तो हर ऑफिस या कॉलेज की कहानी है ना? अच्छा, गोवा और महाराष्ट्र के लिए क्या ट्रिक काम करेगी? गोवा के राज्यपाल हैं पुष्पति अशोक गजपति। गज का मतलब होता है हाथी। हाँ, गज मतलब हाथी। हाथी को पानी में खेलना बहुत पसंद होता है और गोवा अपने पानी और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है। तो गज और गोवा का पानी। ये भी सही है। और महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के राज्यपाल है विष्णु देव वर्मा। अगर अपने राष्ट्र को एक महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र बनाना है तो विष्णु देव की आराधना करनी होगी। महान राष्ट्र के लिए विष्णु देव की आराधना। और पश्चिमी तट का आखिरी राज्य गुजरात, वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अगर जिंदगी में गुजारा यानी गुजरात नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो लोग क्या करते हैं? वे देव के व्रत यानी देवव्रत रखने लगते हैं।
सच में ये ट्रिक्स कमाल की हैं। गुजारा नहीं हो रहा तो देव के व्रत रखो। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जहां से आजकल करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। आपने शुरुआत में इशारा किया था कि मार्च 2026 में यहाँ कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जो परीक्षा में 100% आ सकते हैं। हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों की लिस्ट में ना एग्जामिनर एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट करते हैं। दिमाग अक्सर पुराने डेटा का शॉर्टकट लेता है और इसी का फायदा उठाकर सबसे बड़ा ट्रैप दिल्ली और लद्दाख के हालिया ट्रांसफर पर बनाया जाता है। दिल्ली और लद्दाख का ट्रांसफर, ये ट्रैप कैसे काम करता है? मतलब इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। देखो, विनय कुमार सक्सेना लंबे समय तक दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इसलिए जो लोग पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके अवचेतन मन में सक्सेना जी का नाम दिल्ली के साथ गहराई से छपा हुआ है। हाँ, न्यूज में भी बहुत सुनते थे। बिल्कुल, लेकिन मार्च 2026 के अपडेट के अनुसार विनय कुमार सक्सेना अब लद्दाख चले गए हैं। एग्जामिनर जानबूझकर लद्दाख के विकल्पों में उनका नाम देगा और पुरानी जानकारी पर निर्भर रहने वाले लोग दिल्ली सोचकर गलती कर बैठेंगे। ओहो, तो ये स्पष्ट रूप से याद रखना है कि सक्सेना जी अब लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ये तो सच में एक खतरनाक ट्रैप है। एक छोटी सी चूक और नंबर कट जाएंगे। तो फिर अब दिल्ली की कमान किसके पास है? दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं तरनजीत सिंह संधू। इसके लिए हमारी ट्रिक आज की जमीनी स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। वो कैसे? दिल्ली के लोग भारी प्रदूषण और ट्रैफिक से इतने तंग आ गए हैं कि वे साफ और ताजी हवा के लिए तरस गए हैं। तंग आना और तरसना दोनों शब्द तरनजीत से जुड़ते हैं। तंग और तरसना मतलब तरनजीत सिंह संधू। ये तो दिल्ली के बिल्कुल सटीक हकीकत है। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्या कहेंगे? वहां के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी हैं। हमारी ट्रिक भी उनके नाम में ही छिपी है। इतनी दूर समंदर के बिल्कुल बीच में अंडमान जाने के लिए इंसान के अंदर बहुत बड़ा जोश चाहिए। बिना भारी जोश के इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तो जोश से जोशी और अंडमान एकदम दिमाग में सेट हो गया ये तो। अच्छा, जैसे हमने राज्यों में अतिरिक्त प्रभार का कंफ्यूजन देखा था, क्या केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार यहाँ भी मौजूद है। दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो अब विलय के बाद एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, उसके प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यही प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। यानी इनके पास 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों का चार्ज है। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल के पास 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। ये तथ्य तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। यूटी के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जो काफी लंबे समय से वहां हैं और लगातार खबरों में रहते हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कवर किया था कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। ये वो सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर डिकोड कर लिया जाए तो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरह बचा जा सकता है। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। मतलब जिस डेटा की लंबी चौड़ी लिस्ट को देख के घबराहट होती थी, वो अब छोटी छोटी लॉजिकल और मजेदार कहानियों में बदल गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने वर्तमान राज्यपाल और उपराज्यपाल 2026 को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।